यस बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 बेस थ्योरम की एक्सरसाइज है ये। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मैंने सोल्व किए बच्चों, ठीक है। आप सुन लो बच्चों, इधर 13.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन, an urn contains 5 red and 5 black balls। रेड बॉल्स कितनी है बच्चों? 5। और ब्लैक बॉल्स कितनी है बच्चों? 5। 5 रेड है और 5 ब्लैक है। A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the bag। क्या लिखा है बच्चों कि हमने एक बॉल निकाली है और उस बॉल को हमने वापस डाल दिया। रिटर्न टू बैक वाला बॉल को वापस डाल दिए, रिप्लेसमेंट वाला केस है। कलर नोट किया और वापस डाल दी। मोर ओवर 2 additional balls of color drawn are put in the bag। मोर ओवर 2 additional balls of color drawn are put in the bag। जो कलर हमने निकाला था ना, उसी कलर की 2 बॉल हमने और बैग में डाल दी है। उसी कलर की 2 बॉल हमने बैग में डाल दी है। क्लियर? अब आगे क्या लिखा हुआ है? फिर उसके बाद हमने एक बॉल निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड? पहली बॉल से कोई मतलब नहीं है। जो सेकंड बॉल आई है वो रेड कलर की आई है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो तुम मुझे बताओ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनो। रेड कितनी है बच्चों? 5। ब्लैक कितनी है बच्चों? 5। अब इसमें हम केसेस क्यों नहीं बना सकते? केस 1 इस लेट कर लो कि पहले एक बॉल जो हमने निकाली है वो रेड कलर की आई है। लेट कर लो कि एक बॉल जो निकाली है वो रेड कलर की आई है। केस 1, केस 1 में लेट रेड बॉल इज ड्रॉन। रेड बॉल इज ड्रॉन। अगर तुम रेड बॉल को बच्चों निकालते हो तो बच्चों 5 में से कोई एक आएगी तो 10 में से प्रोबेबिलिटी होगी। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 5c1 बाई 10c1। अब तुमने एक बॉल निकाल ली है। सुन लो इधर, अब इसी कलर की क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है तुमने। सेम कलर की 2 बॉल हमने वापस बैग में डाल दी, ये लिखा हुआ है। जिस कलर की तुमने बॉल निकाली है ना, उसी कलर की 2 बॉल तुमने वापस बैग में डाल दी। तो अगर तुमने रेड कलर मान लिया कि रेड कलर की बॉल आई है, तो उसी कलर की हमने 2 बॉल वापस बैग में डाल दी है। तो बताओ अब रेड बॉल कितनी होगी? जल्दी बताओ। नाउ 2 रेड बॉल्स आर एडेड। तो अब रेड कितनी होगी बच्चों? 7। और ब्लैक कितनी है? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अब सेकंड बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सुनना बच्चों कि अब यहां से फिर हमने कितनी बॉल निकाली है बच्चों? देखो लिखा हुआ है कि फिर एक बॉल निकाली है बच्चों। तो एक बॉल निकाली है, वो रेड कलर की आनी चाहिए। सेकंड बॉल रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब 7c1 अपॉन में बताओ 12c1। 7c1 अपॉन 12c1। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब दोनों केसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। इसको कैसे बोलोगे? ऐसे बोल सकते हो, या तो ये होगा या ये होगा, या कैसे बोलना चाहोगे? ये भी होगा एंड ये भी होगा। बताओ कौन सी सेंस आ रही है? एंड की है या की? और की? या तो ये होगा या ये होगा। ऐसे बोलना चाहोगे या ये भी होगा सर एंड ये भी होगा? एंड जब एंड की सेंस आती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गए? जब और की सेंस आती है तो प्लस करते हैं। तो एंड की सेंस है भाई, ये भी होगा एंड ये भी होगा। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो केस 1 का आंसर क्या हुआ? टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 5/10 इंटू 7/12। तो इसको मैं अभी कटिंग नहीं कर रहा, 35/120। ये केस 1। अब केस 2 में आ जाओ। तो केस 2 में आ जाओ बच्चों। केस 2 में क्या होगा? पहले मैंने क्या लिया था? रेड बॉल इज ड्रॉन। अब तुम क्या लोगे? व्हेन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। तुमने ब्लैक बॉल निकाली है बच्चों। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक क्या होगी? कितनी बॉल्स है बच्चों ब्लैक वाली? 5c1 अपॉन में 10c1। क्लियर? अब सेम कलर की 2 बॉल डाल दी है बच्चों। नाउ 2 ब्लैक एडेड। अब सेम कलर की 2 बॉल तुमने वापस डाल दी है। अब बताओ रेड कितनी है बच्चों? वहां पर 5। ब्लैक कितनी होगी बच्चों? 7। लेकिन तुमने रेड बॉल ही निकाली है। अब जो बॉल निकाली है ना, वो रेड बॉल आनी चाहिए।
अब जो बॉल तुमने निकाली है सेकंड बॉल वो रेड आनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड। तो क्या होगा बच्चों 5c1 अपॉन में 12c1, क्लियर। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों इसकी, टोटल प्रोबेबिलिटी ये भी होगा एंड ये भी होगा, तो 5/10 इंटू 5/12 ये कितना हुआ बच्चों 25/120, कितना हुआ ये 25/120। यहां तक समझ आया। अब बताओ दोनों केसेस में या तो ये होगा बच्चों या ये होगा। एक तुमने एक बॉल निकाली थी ना, या तो रेड आएगी ब्लैक आएगी, तुम्हें तो नहीं पता, हमने तो सोचा ना केस 1 केस 2, हमने सोचा वो रेड आएगी, केस 1 बना दिया, हमने सोचा वो ब्लैक आएगी, केस 2 बना दिया। या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। जब दो केसेस के बीच में हमेशा ये आता है, या तो ये होगा या ये होगा, तो इन दोनों के आंसर क्या करेंगे हम प्लस। जब या की सेंस आती है तो क्या करते हैं प्लस। तो फाइनल आंसर क्या होगा 35/120 प्लस 25/120। इसको सोल्व करना कितना हो गया बच्चों ये 60/120, क्लियर, राइट। तो एक सेकेंड में आंसर बच्चों चेक कर लो। बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मत सोचो कि बेस थ्योरम का है, बेस थ्योरम की एक्सरसाइज जरूर है पर ये बेस थ्योरम का नहीं है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, उन्होंने इस एक्सरसाइज में डाल दिया, ये कहीं मिसलेनियस में भी डाल सकते थे इसको, पर करना ये तरीका करने का। आप क्वेश्चन पढ़ो और अब समझो इसको। एक्सरसाइज 13.3 का सेकंड क्वेश्चन देखो आप बच्चों, इनमें करवा दिया था शायद, हाँ करवा दिया 13.3 का सेकंड क्वेश्चन करवा दिया, तुम्हें नहीं पता चलता। थर्ड बच्चों एक्सरसाइज 13.3 का थर्ड क्वेश्चन, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। ये बेस थ्योरम के क्वेश्चन है सारे, केवल पहला क्वेश्चन बच्चों बेस थ्योरम का नहीं है, बाकी सारे बेस थ्योरम के। थर्ड क्वेश्चन में देखो, इट इज नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल। अब तुम चाहते ना, अगर ईमानदार बच्चे होते तुम कहते सर हमने कर लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम मुझसे जो मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि तुम होमवर्क नहीं करते हो, सारा कुछ मेरे पे छोड़ देते हो। 60% स्टूडेंट हॉस्टलियर है, हॉस्टल में रहते हैं, 40% डे स्कॉलर्स हैं, राइट। 30% स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, यानी ए ग्रेड वाले बच्चे 30% हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, वो ए ग्रेड लेते हैं। 20% डे स्कॉलर्स बच्चे हैं जो ए ग्रेड लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, मैंने एक बच्चे को उठा लिया, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज एन ए ग्रेड, अच्छा एक बच्चे को उठाया वो ए ग्रेड वाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर, यानी स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था। इसमें क्या है यार, तुम्हें सब कुछ पता है। E1 E2, E1 में क्या लिखोगे हॉस्टल में रहने वाला, इसमें क्या लिखोगे डे स्कॉलर्स, राइट। और हॉस्टल में रहने वाले कितने बच्चे हैं बच्चों 60%, राइट। और ये इसमें कितने रहने वाले बच्चे हैं 40%। और ए ग्रेड वाले कितने बच्चे हैं हॉस्टल में, ए ग्रेड वाले 30%। और इसमें डे स्कॉलर्स में कितने बच्चे हैं जो ए ग्रेड लेते हैं 20%। एम क्या है बच्चों, एम क्या है, a student is picked up, a student with grade A is picked up, a student with grade A is picked up, what is the probability that he came from hostel, he is a hostelier। तो बताओ मुझे फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लिखना है, जल्दी बताओ। E1 ओब्लिक M या E2 ओब्लिक M? E1 ओब्लिक M। स्टूडेंट जो हमने उठाया है वो हॉस्टल का था, वो हॉस्टल में रहता था, राइट। तो हमें क्या करना है E1 ओब्लिक M का, ये सब कुछ को पढ़ा चुको, तुमने किया ना घर का, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ओब्लिक E1, और नीचे बच्चों दोनों चलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ओब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और M ओब्लिक E2। समझ आई कहानी बच्चों, राइट। अब बताओ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी बच्चों, मैंने बताया हुआ है जो परसेंटेज होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है, जो परसेंटेज होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है। तो 60% बच्चों हॉस्टल वाले बच्चे हैं, और M ओब्लिक E1 का मतलब क्या होगा ए ग्रेड, M ओब्लिक E1 का मतलब है ग्रेड ए वाले बच्चे पर जो हॉस्टल में रहते हैं वो 30% है,
30%। ऐसे बच्चों नीचे करो 60/100 इंटू 30/100 प्लस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा बच्चों 40/100 और इंटू 20/100। सोल्व कर लेना, आंसर आ चुका है। खत्म, ये वाला क्वेश्चन ओवर हो गया। वीडियो ऑन कर दिया बच्चों मैंने। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, एक मल्टीपल एमसीक्यू टेस्ट हो रहा है बच्चों। या तो तुम्हें आंसर का पता है या तुम गेस कर रहे हो, राइट। या तो आंसर का पता है तो E1 में लिखोगे ही नोज द आंसर और E2 में लिखोगे गेस द आंसर। या तो तुम्हें आंसर का पता है या तुम गेस कर रहे हो। ओके, लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। 3/4 with the probability that he knows the answer and 1/4 with the probability he guessed the answer. Assuming that a student who guessed the answer will be correct with probability 1/4. अब सुनो बच्चों इधर, नो उसको आंसर का पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें दे रखी है 3/4। आज तक बोर्ड पर देख, क्या तुझे आते हैं सब? नहीं तो फिर जब मैं समझा रहा हूँ तो इधर देखिएगा, ठीक है ना। वो तो घर जाकर ट्राई करने का आप घर पे होता है बेटे। हाँ बच्चों, नो आंसर का पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 और गेस किया बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। 3/4 प्रोबेबिलिटी नो द आंसर। हाँ, गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है बच्चों 1/4। क्लियर। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट तुमने उठाया, उसका नहीं, assuming that a student who guessed the answer will be correct with probability 1/4. आगे लिखा है what is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly. इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आंसर करेक्ट है। एम क्या हो गया बच्चों तुम्हारा, आंसर करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट, बट उसको आंसर का पहले से ही पता था। आंसर करेक्ट है पर उसको आंसर का पहले से ही पता था। आंसर करेक्ट है पर उसको पहले से ही पता था, तो बताओ मुझे क्या करना है, E1/M करना। तो सामने क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E1 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू M/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E2। अब ये बताओ आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी दे रखी है 3/4, M/E1 बताओ, M/E1 कौन बताएगा 1। तो नहीं समझ रही बात हो रही, नहीं आएगा फिर तुझे बात। M/E1 बता क्या है, क्यों है? हाँ, तो जब हम श्योर होते, क्यों 1 है, जब हम श्योर होते हैं किसी चीज के लिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। कल सनराइज होगा ना, श्योर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। समझ गए, पास हो जाओगे तो 1/2। हाँ बच्चों, अब तुम्हें आंसर पता है, करेक्ट है आंसर एंड यू नो द आंसर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तुम श्योर हो तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1। 3/4 इंटू 1। अब नीचे आ जाओ, 3/4 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 और M/E2 का मतलब क्या है कि आंसर करेक्ट है पर तुमने गेस किया था। अब वो पढ़ो एज्यूमिंग वाली लाइन, अब पढ़ो, अब तुम्हें समझ आएगा उस लाइन का मतलब। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। गेस किया, आंसर करेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ चुका है। समझ आया? आज YouTube के अंदर नीचे लिख दूंगा 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 है ना, HIV पॉजिटिव करके लिख दूंगा, ब्लड टेस्ट करके लिख दूंगा, HIV पॉजिटिव आ सकते हैं और कोरोना पेशेंट आ सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ भी चेंज किया जा सकता है। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ो आप लैंग्वेज को कि लैब टेस्ट बोलती है, लैब टेस्ट 99% सही रिजल्ट देती है। 99% क्या बोला मैंने, लैब जो है, जो टेस्ट करवाते हो 99% सही रिजल्ट देती है। ओके, टेस्ट also yields a false positive result for 0.5%. 0.5%
लोगों जो हेल्दी हैं पर उनको भी वो पॉजिटिव कर देती है, पर वो हेल्दी है, टेस्ट मतलब उनको कोई भी बीमारी नहीं है, उनको कोई HIV नहीं है, उनको कोई कोरोना वगैरह नहीं है, लेकिन 0.5% रिजल्ट जो हैं जब टेस्ट होता है तो 0.5% लोगों का वो गलत रिजल्ट दे देती है, उनको पॉजिटिव हो देती है जबकि नेगेटिव होते हैं। अब आगे लिखा है पूरी पॉपुलेशन में से ना 0.1% को प्रॉब्लम हो गई है। चलिए हम कोरोना केस लेके चलते हैं। मान लो दिल्ली में रहते हो, इतनी सारी पॉपुलेशन है, 0.1% कोरोना से इफेक्टेड है, राइट। तो अगर मैं कोरोना केस ले लूं तो हैविंग इवन लेता हूं मैं, इवन बच्चों, इवन में लेता हूं हैविंग कोरोना, ओके, और E2 में लेता हूं नॉट हैविंग कोरोना। अगर HIV पॉजिटिव आएगा तो लिख देना नॉट HIV पॉजिटिव, और यहाँ पर HIV पॉजिटिव लिख देना या नॉट लिख देना, राइट। कोरोना आता है तो हैविंग कोरोना, नॉट हैविंग कोरोना। अब बच्चों कितनी परसेंट पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बच्चों 0.1%, 0.1% का मतलब होगा 1/1000, यानी 1000 में से एक, 1/1000 प्रोबेबिलिटी है। इतनी पॉपुलेशन में से 0.1% लोगों को कोरोना है, तो कितने लोगों को नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के लिए माइनस करना 1 में से 0.1 कितना होता है, या ऐसा करो 1 - 1/1000 कितना हो जाएगा, ये 999 है ना, 999/1000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी 999/1000। स्टेप समझ आया, कोई दिक्कत, इवन E2 पता चल गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है। हमने एक पर्सन उठाया, उसका टेस्ट करवाया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। What is the probability that person has a disease given that test is positive? एक पर्सन उठाया, उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यानी उसको कोरोना है या उसको HIV है, लेकिन वो सच में उसको कोरोना था। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज, हैज अ डिजीज का मतलब है उसको सच में बीमारी है। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट गलत हो गए, हमने एक पर्सन उठाया, उसको सच में दिक्कत है, वो सच में कोरोना पेशेंट है, ये सच में वो HIV पॉजिटिव है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, राइट। और अगर ये ऐसे होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन नॉट हैविंग डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये लैंग्वेज होती तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन नॉट हैविंग कोरोना बट रिजल्ट टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो E2/M करते। अभी क्या करोगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करोगे M लिखोगे, पर्सन इज डायग्नोज्ड हैविंग टेस्ट पॉजिटिव, पर्सन इज डायग्नोज्ड हैविंग टेस्ट पॉजिटिव, डायग्नोज किया और टेस्ट पॉजिटिव आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में उसको कोरोना है, यानी E1/M, यानी टेस्ट झूठ नहीं बोल रहा, सच में उसको बीमारी है, सच में वो HIV पॉजिटिव है। ठीक है, कहानी समझ आ रही है कुछ। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E2। क्लियर। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 1/1000, और इनटू M/E1 के लिए कौन सी लाइन आएगी बच्चों, क्वेश्चन पढ़कर देखो, M/E1 के लिए पहली लाइन आएगी, देखो क्या लिखा हुआ है कि ब्लड टेस्ट हुआ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, यानी 99% वो सही रिपोर्ट देता है। तुमने टेस्ट करवाया 99% वो सही रिपोर्ट देता है, तुमने टेस्ट करवाया 99% सही रिपोर्ट होती है उस टेस्ट लैब की। ओके बच्चों, अब नीचे भी क्या लिखोगे, 1/1000 इंटू 99/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बच्चों क्या होगा, 999/1000 इंटू M/E2, कौन बताएगा, M/E2 कहाँ लिखा है क्वेश्चन पढ़कर देखो, 0.05 है, 5 है, 0.5 है, तो 0.5% कितना हो जाता है बच्चों, 5/1000
इसको सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे बच्चों, इसको सोल्व कर लो। एक 1000 और वहाँ भी 1000 है क्या? ये थोड़ा देख लेना बच्चों कैलकुलेशन करते वक्त। उधर 1000 है उसके नीचे, कहीं एलसीएम सेम रख लो तो। यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 और 2 5 जीरो है और यहाँ 3 और 3 6 जीरो है, तो यहाँ ऊपर 990 हो जाएगा ना बच्चों। एलसीएम लेना आता है ना तुम्हें। यहाँ पर 6 जीरो है, यहाँ पर 5 जीरो है, तो जब एलसीएम लोगे नीचे 6 जीरो आएंगी, यहाँ 990 हो जाएगा। करके दिखाओ मुझे अभी कैलकुलेशन, मुझे तो विश्वास नहीं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर। करके दिखाओ, इसका एलसीएम लेकर दिखाओ बच्चों। बस बेटे बस एक पॉइंट है। 12th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.3, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स लॉस्ट। बच्चों सुनो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 12 रुपए दिए मार्केट से कार्ड्स लाने के लिए, ओके, और तुम प्लेइंग कार्ड्स लेकर आ रहे हो, राइट। रास्ते में एक कार्ड तुम्हारे से गिर गया, बॉक्स खुल गया, डिब्बी खुल गई, एक कार्ड गिर गया। ये मिलता है ना जोकर गिरा है, कोई और कार्ड गिर गया नंबर वाला, जोकर हटा दो। टोटल 52 कार्ड्स हैं लिखा हुआ है। अब फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, एक कार्ड खो गया याद रखना। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स कितने कार्ड बच गए? 51। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड दोनों डायमंड के आए हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड तुमने निकाले घर आकर और दोनों डायमंड के आए हैं, दोनों डायमंड के आए हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि जो कार्ड खो गया था ना वो भी डायमंड का है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पता है मैं कैसे करना इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर E1 लिखूंगा और यहाँ पर मैं E2 लिखूंगा। E1 में लिखूंगा कि लोस्ट कार्ड इज डायमंड, ये जो कार्ड खो गया वो डायमंड का है, और यहाँ लिखूंगा मैं E2 में लोस्ट कार्ड इज अदर, यानी वो डायमंड का नहीं है, वो डायमंड का नहीं है, लोस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। यहाँ पर है डायमंड का है, यहाँ पर डायमंड का नहीं है। क्लियर? डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों जल्दी बताओ? 13। कलर कौन सा होता है जल्दी बताओ? रेड। ओके। अब M क्या है बच्चों, ध्यान से देखना कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड। 2 कार्ड्स तुमने निकाले हैं और दोनों के दोनों डायमंड्स आए हैं। और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले जो कार्ड जो गिरा था कार्ड वो डायमंड ही है, यानी 2 कार्ड तुमने निकाले, दोनों डायमंड आए हैं, और उससे पहले ये हुआ था, यानी जो कार्ड गिरा था ना वो डायमंड का गिरा था। ये पूछा गया कि सोर्स ये है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है बच्चों? E1/M। तो क्या होगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E1, और नीचे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 M/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E2। कहानी समझ आई बच्चों? अब E1 बोर्ड पर देखना, आसान नहीं है क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड पर देखो आप। लोस्ट कार्ड इज डायमंड। E1 का मतलब क्या है? लोस्ट कार्ड इज डायमंड। कितने होते हैं भाई? 13 में से कोई एक गिरा है ना बच्चों। 13C1/52C1 बोलो, एग्री करते हो? M/E1 का मतलब क्या है कि 2 कार्ड जो खो गए, जो निकाले हैं वो डायमंड के हैं, पर उससे पहले ये हुआ। सुनो ध्यान से, M/E1 का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ M अंडर द कंडीशन E1 इज गिवन टू यू, यानी 2 कार्ड जो तुमने निकाले हैं वो डायमंड के हैं, पर उससे पहले ये हुआ था। इसका मतलब एक बात बताओ, डायमंड कार्ड कितने रह गए? 12 में से कोई 2 निकाले ना। अच्छा, M/E1 का क्या मतलब है? 12C2, और नीचे क्या आएगा? 52C2। यस, 51C2। बताओ 51 क्यों? एक हाथ तो खो चुका है। अब नीचे बच्चों सेम कहानी रिपीट कर दो। 13C1, 52C1 और 12C2 और 51C2, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या है? लोएस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। अब बताओ जो कार्ड खोया वो डायमंड का नहीं था, तो कार्ड किस में से गिरा है बच्चों? कितने कार्ड में से गिरा है? 39 में डायमंड 13 होते हैं ना, 52 में से 13 हटा दो, 39। तो जो कार्ड गिरा था ना बच्चों वो 39 में से गिरा था। 39C1/52C1 इनटू, अब बताओ जो 2 कार्ड तुमने निकाले हैं वो दोनों कार्ड डायमंड के हैं,
पर उससे पहले ये हुआ था, 2 कार्ड डायमंड के, पर उससे पहले ये हुआ था। तो कार्ड डायमंड के कितने हैं तुम्हारे पास? अब 13 के 13 ना भाई, जो कार्ड गिरा है वो डायमंड का नहीं गिरा ना, तो कार्ड 52 में से एक कार्ड तो गिर गया, रह गए 51, पर डायमंड कितने हैं? 13 ना। तो यहां पर क्या लिखोगे? 13C2 अपॉन 51C2। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं कि उनको ये आता नहीं है सोल्व करना। चलो बच्चों मैं तुम्हें सिखा देता हूं। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 12C2 का मतलब समझा दो। 12C2 का मतलब 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, सोल्व कर लेना। 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1 66। मैंने तुम्हें सोल्व करना सिखा दिया। आता है सोल्व करना? जिस ढंग से 12C2 सोल्व किया है उसी तरीके से 51C2 सोल्व होगा, राइट? सारा सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते।